10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया यानी SDI के अंदर। विद्या की दात्री मां शारदा के श्री चरणों में नमन करते हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं आप सबके साथ मिलकर के। अरे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की इस श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। यस, विस्थापन अभिक्रिया। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं, यानी कि क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पुटअप होंगे आज, तो ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए और मनन कीजिए। आज की कक्षा में जो कुछ हम सीखेंगे उस पर विचार कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम विचार करते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा पर। तो विस्थापन से मतलब क्या होता है कि यानी कि स्थान परिवर्तन कर लेना। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, समझना ध्यान से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु अथवा उसके समूह के स्थान पर अगर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझ में आया? एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह का आना प्रतिस्थापन कहलाता है और इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में जो है कोई भी अणु है तो उसका परमाणु या फिर उसका समूह जो है वह स्थान परिवर्तित कर देता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से अगर करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर पृथक होकर के और जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ हुआ क्या है, ध्यान से देखिए। जिंक जो है उसने कॉपर सल्फेट को तो विस्थापन अभिक्रिया को एक सुंदर से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक डाला जाता है तो दोनों की अभिक्रिया होती है और उसका परिणाम क्या आता है पता है? जिंक जो है कॉपर को सल्फेट से पृथक कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं विराजमान हो जाता है और जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को क्या कर देता है? अलग कर देता है। ऐसा क्यों हुआ है पता है आपको? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिंक जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यह कम क्रियाशील धातु वाले लवण से उसको क्या करेगी? पृथक कर देगी और स्वयं उसके स्थान पर विराजमान हो जाएगी। इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को ये हटा करके और जिंक सल्फेट का निर्माण करती है। लेकिन सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। बात को समझने के लिए तो आइए विस्थापन अभिक्रिया को हम एक प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रयोग के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है 3 लोहे की कीलों की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तीनों लोहे की कीलें लेकर के उनमें से 2 लोहे की कीलों को एक धागे से बांध देते हैं। अब 2 परख नलियाँ A और B लेकर के और दोनों परख नलियों में बराबर मात्रा में हम कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं जो कि नीले रंग का होता है।
अब करना क्या है कि जिन दो लोहे की कीलों को हमने धागे से बांधा है उनको उठा करके और एक परख नली के अंदर अपन 20 मिनट के लिए डुबो देते हैं। 20 मिनट के पश्चात हम लोहे की दोनों कीलों को बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या हुआ है उसका अवलोकन करते हैं। तो हम ये पाते हैं कि जिस परख नली में हमने लोहे की कीलें रखी थी उस परख नली के कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है नीले से अब बदल करके और हल्का हरा हो गया है। उधर जो दोनों लोहे की कीलें हैं उनकी तुलना हम उस तीसरी कील से करते हैं जो कि हमने विलयन में नहीं डुबोई थी। तो हम ये पाते हैं कि लोहे की कील का जो रंग है वह हल्का भूरा हो गया है। यस, तो इस पूरे प्रेक्षण को लेने के बाद हमें समझ में आता है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग है वह नीले से बदल करके हल्का हरा हो गया है। फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि लोहे की कील का रंग जो है वो ब्लैक से हल्का भूरा हो गया है। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, चलो आगे की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आयरन जो है वह कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। आयरन स्वयं एक ऐसी धातु है जो कॉपर से अधिक सक्रिय है। तो ये करती क्या है, अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को पृथक कर देती है और उसका स्थान ग्रहण कर लेती है और परिणाम स्वरूप फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर पृथक हो जाता है। तो कॉपर जो है कम सक्रिय है और आयरन अधिक सक्रिय है, इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा करके यह फेरस सल्फेट का निर्माण कर डालती है। अब हम यही समझेंगे कि अगर इस सब के अभिक्रिया के अंदर ऐसा होता है तो फिर कारण क्या रहा होगा कि जो लोहे की कील थी वह कॉपर सल्फेट के विलयन में जब उसको डुबोया गया था तो विलयन का रंग क्यों बदल गया। प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में बार बार इस प्रश्न को मौका मिलता है। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल छोटा सा आंसर है, बिल्कुल छोटा सा आंसर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से होती है तो कॉपर सल्फेट जो है हट जाता है और उसके स्थान पर यहाँ पर आयरन यानी कि Fe आ जाता है और फेरस सल्फेट का निर्माण हो जाता है। तो इस फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण ही विलयन का जो नीला रंग है वह हरे रंग में बदल जाता है। बिल्कुल छोटा सा कारण है, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे मत मान लेना, क्योंकि बहुत बार ये ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि विलयन का रंग परिवर्तन का कारण है फेरस सल्फेट का बनना। और ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कील का रंग हल्का भूरा क्यों हो जाता है। तो वापिस आप स्क्रीन पे समझ पा रहे हैं कि जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से की जाती है तो फेरस सल्फेट बनता है, लेकिन कॉपर जो है वो पृथक हो जाता है और वो पृथक कॉपर जो है लोहे की कील पर जाकर के निक्षेपित हो जाता है। इसलिए लोहे की कील का रंग जो है वह बदल जाता है और लोहे की कील हल्की भूरी हो जाती है। तो हमें यहाँ दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से मिला होगा और हम समझेंगे यहाँ पे कि इन दोनों के परिवर्तन का कारण क्या है। निश्चित रूप से परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को बार बार मौका मिलता है तो हम आसानी से इसका उत्तर दे पाएँ, ये हमें सीखना है। ओके, तो क्या इसके पश्चात और भी अभिक्रियाएं हैं क्या जिनके माध्यम से हम समझ सकें कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं।
आपके स्क्रीन पर उदाहरण जो आया है वो क्या है, देखें आप कि लेड की अभिक्रिया जब कॉपर क्लोराइड से कराते हैं, लेड की अभिक्रिया जब कॉपर क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होगा, अब वापस वही होगा जो होता आ रहा है, यानी लेड जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है और उसके कारण वो क्या करता है कि कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटा देता है और कॉपर का स्थान स्वयं प्राप्त कर लेता है और परिणाम क्या रहता है, लेड क्लोराइड बन जाता है और कॉपर पृथक हो जाता है। बात सीधी है, मेरे ख्याल से अब आसानी से समझ में आ रही होगी। तो रिजल्ट क्या है उसे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ये अधिक सक्रिय और कम सक्रिय का चक्कर है क्या, है ना, इसे थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति, दरिद्र या गरीब व्यक्ति या कम प्रभावशाली व्यक्ति अगर बस में सफ़र कर रहा है और सीट पे बैठा हुआ है, लेकिन उसी समय यदि उसी के गांव का कोई प्रभावशाली व्यक्ति, यूँ कहें कि सरपंच साहब मान सकते हैं अपन, प्रभावशाली व्यक्ति यदि उस बस के अंदर चढ़ता है तो क्या नज़ारा रहता है, वह गरीब व्यक्ति अपनी सीट से उठ कर के और उस प्रभावशाली व्यक्ति को जगह देने का प्रयास करता है। वह सीधा सीधा बोलता है, आइए श्रीमान बैठिए। पता चल रहा है आपको क्या होता है। मैं यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से कह सकता हूँ कि गरीब व्यक्ति कम क्रियाशील है और जो प्रभावशाली व्यक्ति जो बस में चढ़ा है वह अधिक क्रियाशील है। इसलिए जैसे ही वो बस के अंदर चढ़ता है तो गरीब व्यक्ति यानी कि कम क्रियाशील तत्व अपनी जगह से हट जाता है और प्रभावशाली को वहाँ मौका दे देता है। समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो इसी के आधार पर विस्थापन अभिक्रिया की एक परिभाषा और बन जाती है और वो परिभाषा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से पृथक करके स्वयं नया यौगिक बना लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके लवण से पृथक कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हमने विस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो के अंदर भाग 5 में हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की। हम समझेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसके बारे में हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। और यदि अब तक के आपने जितने भी भाग जो है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 जो अब तक हमने दिखाया है आपको, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, वहाँ से क्लिक करके और आप इनको देख सकते हैं। 100 में से 100 इन द साइंस, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मिशन 100 इन साइंस। तो ठीक है, आगे आपसे विदा लेने का मौका मिल रहा है अब मुझे। तो मैं चाहूँगा कि आप शेयर करिए, इस पर कमेंट्स डालिए, बहुत अच्छे से इसका आनंद लीजिए।